हे गाइस, वेलकम टू स्टडी क्राम द हेल्पिंग हैंड। आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस एक्ट के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बताया जाएगा एज पर द सेक्शन, और इसमें आपको और 3 चीज़ बताई जाएंगी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक का मीनिंग क्या है। एज ए इंट्रो क्लास है तो इसलिए इसको छोटा रखा गया, और ये सब बेसिक्स है। और हाँ, आपको ये पता होनी चाहिए, भले इंट्रो है, एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यू, और कैसे एमसीक्यूज आएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये बहुत पुराना एक्ट है, इट्स ओके। और हाँ, आपको इसका ईयर याद करना पड़ेगा। तो ये ईयर ऐसे याद कर लो, आप ऑब्वियसली 18 ईयर्स के ही होगे, या नहीं भी होगे तो ठीक है ना, 18 के होगे, उसको उल्टा कर देना तो 1881 हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है, तो एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1, इसको क्लॉज बोलते हैं। कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो ब्रैकेट में है उसको क्लॉज पढ़ते हैं या सब सेक्शन पढ़ते हैं। तो एक स्टार पॉइंट बताती हूँ, जब भी कोई डेफिनेशन होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें जो सेक्शन होता है उसके बाद जो ब्रैकेट में आता है उसको हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं। तो एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अकॉर्डिंग नेगोशिएबल का क्या डेफिनेशन दिया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ पहले बता दे रही हूँ, ये डेफिनेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने होंगे। हाँ ठीक है, एमसीक्यू आता है, बट एमसीक्यू भी लेंदी आ सकते हैं, लाइक घुमा फिरा के केस स्टडी टाइप, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक्ट के अकॉर्डिंग नेगोशिएबल बस इतना बताया गया कि इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है, चेक होता है। इससे ये इसका मीनिंग तो नहीं पता चल रहा है, इसमें बस ये पता चल रहा है कि नेगोशिएबल हम किसको बोलेंगे। एक आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, या प्रॉमिसरी नोट है या चेक है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टार पॉइंट की बारी आती है। कोई भी डेफिनेशन लॉ में अगर इंक्लूड से स्टार्ट होता है, इंक्लूड्स या फिर मीन्स, उन दोनों का मतलब अलग होता है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि इंक्लूड्स मतलब ये ना रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव नहीं होगा, मतलब ना इसमें और भी चीज़ें आ सकती है। जब आप कोई डेफिनेशन मीन्स के साथ पढ़ेंगे ना, तो जब आप कोई भी डेफिनेशन मीन्स के साथ पढ़ेंगे मतलब वो रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, उसका मीनिंग कुछ और नहीं होगा। मतलब एक्ट में जितना लिखा है ना बस वही होगा। एक्ट में कंडीशंस रहेंगे कि ये कंडीशंस फुलफिल होती है, हाँ तो ये चीज़ है। डोंट वेरी, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, इंक्लूड्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। क्या पता आपको कोई और नाम आ जाए, जैसे हुंडीज वगैरह होते हैं, ये लास्ट क्लास में आएगा आपके, हुंडीज वगैरह ये भी डिफाइन कर दूंगी मैं, बट इतना सोच लो हुंडीज वगैरह आते हैं, बट ये मेंशन नहीं किया। इसमें एक्सेट्रा लिखा हुआ है, एक्सेट्रा में तो यार कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, तो अगर जब ये सोचना, देखना अगर मीन से स्टार्ट है ना, कोई भी चीज़ अगर मीन से स्टार्ट है तो हाँ वो ठीक है। ओके, मतलब रेस्ट्रिक्टिव है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन में मीन्स है तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, द डेफिनेशन दैट गिवन इन सेक्शन 13 क्लॉज 1 डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं करता। तो जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है ना, एक क्या बोला जाए, मसीहा आए जिनका नाम था जस्टिस विलिस जे, सो सॉरी बट आपको ये भी नाम याद रखना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको डिफाइन किया सही से, जस्टिस विलिस जे। हाँ, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डोंट वरी। लॉ मतलब क्या होता है, जस्टिस होता है। ठीक है, और पहला जे आया, दूसरा जे आया, बीच में विलिस। यार थोड़ा तो याद कर लो यार, इट्स ओके, इतना याद कर सकते हो। तो उन्होंने सही से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया। पढ़ते हैं, एज पर जस्टिस विलिस जे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ना ये काफ़ी लंबा है, और इसमें ना एक्चुअली कंडीशंस आपको ढूंढनी पड़ेंगी। मैं ब्रैकेट लगवा दे रही हूँ। ठीक है, ये इसमें 5 कंडीशन है, 4 या 5 होंगे आई गेस। 5 कंडीशन है, ये अगर फुलफिल होता है ना तो समझ जाना वो एक प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मैं मार्क करवा देती हूँ। ठीक है,
एज पर जस्टिस विलिस जे उन्होंने क्या बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, देखो ये डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये एग्जॉस्टिव भी है, रेस्ट्रिक्टिव भी है, मतलब इसके अगर सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हाँ वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसके आगे आपको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट दी प्रॉपर्टी, यहाँ लॉ में एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट रखता है, एक एक वर्ड का अपना मीनिंग होता है और हर जगह अलग अलग मीनिंग होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और मैं मीनिंग्स बता देती हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, ओके, इन विच इज अक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स, पहली बात एनीवन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब होता है गुड फेथ में, मतलब उसने अच्छा समझ के लिए। एंड फॉर वैल्यू, इसका भी मीनिंग है, इसका मीनिंग है फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसके बदले उसने कुछ दिया या लिया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम whom ही टुक इट। तो तुमको इस डेफिनेशन में एक प्रॉपर्टी एक, एनीवन दो, बोनाफाइड तीन और फॉर वैल्यू चार, ये चार चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये पांचवा भी। अब अच्छे से डिफाइन करते, कुछ ज़्यादा होच-पोच हो गया तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है ना, ओनरशिप आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ओनरशिप के बारे में ना आप बहुत अच्छे से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है एक, उसमें पढ़ेंगे और ये भी आपके सिलेबस में है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ओनरशिप ना ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एक रूल बनाया गया है जिसका नाम है मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, ये नाम है उसका, नेमो दैट नॉन हैबिट, ठीक है, हैबिट नहीं हैबिट, आई एम सो सॉरी, हैबिट ये वाला, ये ना अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। इसका मतलब ये होता है ना कि आपके पास अगर ओनरशिप नहीं है तो आप उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, लेकिन ना इसके 7 या 8 एक्सेप्शंस है, 7 और 8 ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो एक्सेप्शन को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब वहाँ पे ओनरशिप का ऐसा कोई झोल झमेला नहीं है, मतलब नेगोशिएबल में ऐसा कोई झोल झमेला नहीं है, यहाँ पे आसानी से ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल भी है, आपको उससे भी समझा दूंगी मैं। द प्रॉपर्टी इन विच, ये जो प्रॉपर्टी है मतलब ओनरशिप है, प्रॉपर्टी मतलब वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना आपके हाथ में, वो इन विच इज़ अक्वायर्ड बाई एनीवन, कोई भी ले सकता है, बोनाफाइड मैनर में, जिसको दिया जा रहा है अगर गुड फेथ है, अच्छे बोलते ना, मतलब उसको नहीं पता है कि क्या हुआ है, किसने दिया है, नो फॉर वैल्यू, और उसने उसके लिए कुछ पे किया है, और एनी उसको नहीं पता है कि ये टाइटल डिफेक्टेड है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपके पास नहीं, चलो एक्स के पास है, रहने दो, तुम क्या करोगे लेके, एक्स के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक थीफ चुरा लेता है। वो उसके ऑफिस में गया, उसको चाहिए होगा तो उसने चुरा लिया। वो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वो थीफ क्या करता है ना, वाई से गुड्स परचेज करता है, और वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये कोई एब्रिविएशन नहीं है, ये जस्ट ऐसा ही छोटा नोट्स है तो मैंने बना दिया है, डोंट वरी, यूज़ करते हैं हम लोग ऑब्वियसली, बट कोई एब्रिविएशन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने वाई को एंडोर्स कर दिया, मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स का था, चोर ने चोरी किया, जो अमाउंट उसको चाहिए था वो मिल गया होगा ऑब्वियसली, उसने वाई से खरीदा और उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर दिया, किसको, वाई को। वाई, अब देखते हैं जो डेफिनेशन में लिखा था ना, डेफिनेशन में 5 कंडीशन फुलफिल करनी थी ना, देखते हैं वाई ने उसको फुलफिल किया है कि नहीं। अगर वाई उसको फुलफिल करता है तो उसके पास ओनरशिप चला जाएगा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और जब भी उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा ना, मतलब जब भी उसको पे करना पड़ेगा, तो एक्स को पे करना पड़ेगा वाई को, भले उसका चोर वोर हुआ, बाद में केस वेस होगा, ये मैटर नहीं करता, बट वाई के पास ओनरशिप जा चुका है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो उसको अब ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखते हैं कि उसने क्या क्या ये जो भी डेफिनेशन में था उसमें क्या क्या उसने कंडीशन सेटिस्फाई किए वाई ने। वाई को ओनरशिप मिला, मतलब यहाँ पे ओनरशिप आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे मैंने ये बता दिया था आपको नेमो डेट में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो भी नेगोशिएबल, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, जीतो भाई, बिकॉज ही एक्टेड इन अ गुड फेथ। हमने एक बोनाफाइड वर्ड पढ़ा था ना जिसका मतलब गुड फेथ था,
उसने गुड फेथ भी कर लिया, वेरी गुड। गेव कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू एक वर्ड आया था ना, इसने तीसरा भी सेटिस्फाइड कर लिया, गुड। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो चोर का था या उसका था, उसके पास आ गया ना, कितने कंडीशन सेटिस्फाइड करने थे। चलो डेफिनेशन में वापस लेके चलती हूँ। पहला क्या था, पहला ये था अपना कि इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी था, ठीक है, ओनरशिप हो गया, ट्रांसफर मैटर नहीं करता। अक्वायर्ड बाय एनीवन, यहाँ एनीवन वो चोर है ना, एनीवन ही है ना, उसका रिश्तेदार तो नहीं था, किसी ने भी उठाया, कोई भी उठाता, इवन रास्ते पे अगर पड़ा हुआ मिलता ना तुमको, तुम उठा के कहीं से गुड्स परचेज किया, तुम उसको दे दिया, तो वहाँ भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है एनीवन, एनीवन मतलब कोई भी, इंग्लिश आता है ना यार। तो हु टेक्स इन बोनाफाइड, वाई ने बोनाफाइड में लिया ना, उसको नहीं पता था, वर्क क्यों नहीं कर रहे, वाई ने बोनाफाइड में लिया। फॉर वैल्यू, उसने गुड्स दिए, मैंने बोला था ना कुछ भी बदले, जैसे वाई चोर ने क्या किया, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, और चोर ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, और वाई ने गुड्स दिया, तो उसके लिए उसने पे किया ना, उसने अपना गुड्स दिया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट ऑफ टाइटल, उसको नहीं पता था कि ये टाइटल डिफेक्टिव है, फ्रॉम टाइटल इन द पर्सन फ्रॉम हुम ही टुक इट, उसने जिससे लिया था उसको नहीं पता था कि ये टाइटल डिफेक्टिव है। नेक्स्ट, द पर्सन फ्रॉम हुम ही टुक इट, उसने चोर से लिया, उसे क्या पता कि वो चोर है, मतलब पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड। हाँ, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो बिल्स ऑफ वहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ऑब्वियसली नेगोशिएबल वो नहीं माना जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा ना छोटा सा केस स्टडी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, MCQ ही रहता है, डोंट वरी, 2-3 लाइन का ही होगा, उतना कोई टेंशन का बात नहीं है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नेगोशिएबल का 5 हम लोग को कंडीशन फुलफिल करना है, तो उससे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, मतलब उसके आपको बस क्या इनमें से क्या याद रखना है, वो 5 कंडीशन याद रखने हैं। आप इनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, उनके 5 कंडीशन याद रखने आपको। वो एक्ट कब आया था, 1881 में, उसका भी मैंने बता दिया आपको, वो याद रखना है। और आपको वो जस्टिस विलिस जी, बस ये नाम याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। और वो स्टार पॉइंट्स जो मैंने बताए थे वो बस आपको दिमाग में रखना है। चलो, ऊपर में आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा था ना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, चेक आता है, तो सेक्शन में इनको भी डिफाइन किया गया है। इनको डिफाइन किया गया मतलब अब इनके भी कंडीशंस होंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ये प्रॉमिसरी नोट है, तो ये चेक है। देखते हैं क्या क्या है और किस सेक्शन। हाँ, सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। सेक्शन 4 में सबसे पहले डिफाइन किया गया आपका प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 4 है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले आया तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट। मीन्स देखो, लॉ में ना जितने डेफिनेशन आएंगे ना वो सारे मीन्स और इंक्लूड से ही शुरू होंगे, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अब देखो इनके क्या कंडीशन है, यहाँ से ये कंडीशन शुरू होते हैं। ये पहला कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, ये दूसरा कंडीशन तुम्हारा। अंडरटेकिंग, ये तीसरा कंडीशन है। साइंड बाय द मेकर, ये चौथा कंडीशन है। कितने कंडीशन है तुम लोग बोल रहे होगे, ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी, ये पांचवा। सर्टेन पर्सन, ये छठवा। और टू हिज ऑर्डर और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये तक कुछ खास नहीं। पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट जो होगा ना वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, एन अनकंडीशनल। यहाँ ना अनकंडीशनल का मीनिंग अलग है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना वहाँ अनकंडीशनल का मीनिंग अलग है। यहाँ अनकंडीशनल मतलब हो जाता है ना चाहे कुछ भी हो जाए। एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपके दिमाग में यही हो रहा होगा ना, अनकंडीशनल मतलब बिना कंडीशन के, हाँ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में माना जाता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल का मीनिंग अलग है। लॉ में ना हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है हर जगह, ठीक है। अंडरटेकिंग, साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर, जो भी है।
अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस है, यहाँ पे सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है। साइंड बाय द मेकर है, टू पे सर्टेन सम ऑफ, मेकर का साइन होना चाहिए। यहाँ मेकर ना पे ही होता है, मतलब अगर तुमको पे करना है ना तो तुम ही बनाओगे प्रॉमिसरी नोट कि आई पे 1000 टू XYZ जो भी है। यहाँ मेकर पे ही होता है, तुम्हें पे करना है तो तुम ही बना रहे हो। साइंड बाय द मेकर मतलब तुम्हारा साइन होना चाहिए, तुमने प्रॉमिस किया है। तो फर्स्ट क्या होगा, तुम लिखोगे इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सेकेंड एंड अनकंडीशनल मतलब कुछ भी हो जाए, एक्चुअली एक एग्जाम्पल है नीचे, उससे क्लियर हो जाएगा। अंडरटेकिंग ऑब्वियसली तुम प्रॉमिस करोगे, तुम्हारा शुरू जब होगा ना, तुम जब वो राइटिंग में लिखोगे तो वो यही रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे। तो अंडरटेकिंग मतलब यहाँ प्रॉमिस। साइंड बाय द मेकर, तुम वहाँ साइन करोगे, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। जो तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा प्रॉमिसरी नोट, तुम उसमें कुछ मनी लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आई प्रॉमिस टू पे एक सम मनी, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे तुम उसमें ना, एक स्पेसिफाइड नंबर लिखोगे, लाइक 1000 2000 कुछ भी, बट नंबर होगा, चाहे 1 रुपये 2 रुपये, उसमें ये होगा, उसमें सम लेस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। टू अ सर्टेन पर्सन, और तुम जिसको पे कर रहे हो उसको भी। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे 1000 टू X, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और नीचे तुम्हारा साइन होगा। तुमने यहाँ प्रॉमिस भी किया है, लिखा है ना आई प्रॉमिस टू पे, तुमने फिर 1000 लिखा है, वो अमाउंट लिखा है, तुमने एक सर्टेन पर्सन का नाम लिखा है, तुमने लिखा है उसको, और तुमने लिखा है उसको, और तुमने नीचे साइन कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं। किसी ने तुम्हारे दोस्त ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को ना 1000 दूंगा। ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है, वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। दूसरा, पे अदर सम ड्यू, क्या था, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, उसमें मनी लिखा होगा, तुम्हें कितना मिलना है, 1000 2000 3000 जो भी हो। इफ वाई डाई, ये मैंने आपको बताया था ना अनकंडीशनल। यहाँ पे अनकंडीशनल का मतलब ये है ना, जैसे एक्स ने प्रॉमिस किया अपने दोस्त जेड को, एक्स ना प्रॉमिस करता है, सॉरी जो भी है छोड़ो यार, बहुत गंदी हैंड राइटिंग आ रही है। फिर से लिखते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो एक्स है, वो प्रॉमिस करता है जेड को कि इफ वाई डाई आई विल पे यू 1000। वाई तो मरेगा ही ना कभी तो मरेगा, मरना तो है ही, ठीक है। यहाँ अनकंडीशनल मतलब मैंने क्या बताया था, कुछ भी हो जाए, मतलब वाई का मतलब बिना कंडीशन, मतलब वाई तो मरेगा ही ना, ये बात श्योर है, ठीक है, कभी ना कभी तो मरेगा। तो उसके बाद एक्स क्या करेगा, जेड को पे करेगा। तो हाँ, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। अगर जैसे एक्स ने कंडीशन दिया अपने दोस्त को कि इफ वाई डाई एंड लीविंग सम मनी, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वहाँ लेके चलती हूँ। डेफिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे वो एक्स ने ना प्रॉमिसरी नोट बनाया, हाँ वो पक्का राइटिंग में था, वो राइटिंग में भी था, उसमें कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल था। अनकंडीशनल वहाँ क्या था, वाई डाई। अंडरटेकिंग था, उसने प्रॉमिस किया था, एक्स ने साइन भी किया था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सेकेंड, यहाँ क्या लिखा है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, बट वहाँ नीचे क्या लिखा हुआ था कि सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं था, वहाँ बस इतना था कि अगर वाई डरता है, वाई मरता है, आई एम सो सॉरी, अगर वाई मरता है, लीविंग सम मनी ड्यू मतलब कुछ पैसे छोड़ के जाएगा। ये तो कोई कंडीशन नहीं है ना, देखो वाई का मरना फिक्स है, बट वो पैसे रख के जाएगा नहीं रख के जाएगा ये तो श्योर नहीं है। तो हाँ, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आपको ना कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, और इतना कुछ टफ नहीं है, तो वो आराम से याद हो जाएंगे। तो आई गेस आपको क्लियर होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे कंडीशंस याद होंगे, प्रॉमिसरी नोट के सारे कंडीशंस याद होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है तुम्हारा सेक्शन 5, बिल, BOE, यहाँ मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। इसमें भी कंडीशंस है, डोंट वरी, उसके जैसा सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट सेम ही है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स, देखो ये भी मीन से स्टार्ट हुआ है, तुम जितने डेफिनेशन देखोगे ना, अभी तुम्हारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आएगा, सब में देखना ना मीन्स या इंक्लूड से ही शुरू होगा। मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग,
पहला कंडीशन है ये तुम्हारा। कंटेनिंग एन अनकंडीशन, देखो यहाँ भी अनकंडीशनल आया बट यहाँ इसका मीनिंग अलग है। ये ऑर्डर होगा, वो प्रॉमिस था और ये ऑर्डर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस है। साइंड बाय द मेकर, सेम वही चीज। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, तो सर्टेन पर्सन और मतलब उसके ऑर्डर पे किसी और को देना हो तो ये इतना मैटर नहीं करता। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, मतलब यहाँ वही सिंपल मीनिंग है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बिना कंडीशन के। ऑर्डर होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है कि भाई तेरे को इतना पैसा देना है। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस करते हो आप कि आई प्रॉमिस टू पे यू सम, जो भी 1000 2000 जो भी है। साइंड बाय द मेकर, तुम्हारा साइन होगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, नाम होगा यहाँ पे, सब कुछ सेम है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, मतलब यहाँ पे ये टू सर्टेन पर्सन और टू हिज बियरर और टू हिज ऑर्डर का मतलब है कि हो सकता है तुम्हें जिसको, जैसे तुम्हें अपने फ्रेंड को पे करना होगा, तुम्हारे फ्रेंड को किसी और को पे करना होगा तो तुम बोलोगे यार इतना क्या घुमाना, तो तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा तुम डायरेक्टली उसे दे दो। क्लास खत्म होने वाली है, डोंट वरी, ज़्यादा बोरिंग होगा। सेक्शन 6 है, चेक मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज drawn on specified banker and payable on demand and includes truncated check and check in electronic form. Section 6 में check को define किया गया है। check means bills of exchange drawn on specified banker and payable on demand and includes। check का मतलब क्या होता है, एक specified banker के नाम पे होगा, ठीक है। पेबल ऑन डिमांड, ये डिमांड पे होगा। हर का पे करने का ना अलग तरीका है, लाइक प्रॉमिसरी नोट का सबका अपना डे होगा, बट कभी भी हम बोल सकते हैं ना, हाँ ये चेक है तुमको पे करना है। एंड इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है चेक विद द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास अगर वो चेक है तो हाँ वो भी चेक में इंक्लूड होगा, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर वगैरह में होता है ना भाई, बहुत सिंपल मीनिंग है, कुछ नहीं है। चेक मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, मतलब वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा ट्रीट किया जाता है, जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर पे होगा, किसी बैंकर पे हम करेंगे, उसका अकाउंट वगैरह होगा। पेबल ऑन डिमांड होता है एंड इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बहुत सिंपल है यार। अगर आरबीआई में है तो उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करेंगे, अगर डिजिटल में है, डिजिटली में है तो भी उसको ट्रीट करेंगे। तो सिंपल, आज हमने बस 3 सेक्शन पढ़े, एक्चुअली 4 पढ़े, 3 डेफिनेशन के पढ़े, फिर वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो सबसे पहले एक्ट में डिफाइन हुआ वो पढ़ा, जस्टिस विलिस जे ने जिसका नाम दिया था वो पढ़ा। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। कंडीशंस दोनों तीनों की सेम ही है, आई एम सो सॉरी, कंडीशंस दोनों तीनों की सेम ही है, बस एक्ट का आपको ईयर याद करना है, कंडीशंस याद रखने चाहिए और जस्टिस विलिस जे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। ओके बाय।